13 अक्टूबर को यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी और गोलीबारी में एक युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग घायल भी हुए थे। राम गोपाल मिश्रा की मौत की खबर के बाद बहराइच में बवाल मच गया और बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोलीबारी और हिंसा करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए अफसरों को कड़े निर्देश दिए थे। वे खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए थे। इस मामले पर पुलिस ने हिंसा और राम गोपाल मिश्रा की हत्या के कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी 17 अक्टूबर को हो गई है। गिरफ्तारी के दौरान इनमें से 2 आरोपी सरफराज और तालीम को इनकाउंटर में गोली भी लगी है। जिन दोनों आरोपियों का इनकाउंटर हुआ है वे नेपाल भागने की फिराक में थे। दावा किया जा रहा है कि सरफराज और तालीम बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल थे। अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, क्योंकि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानतारा क्षेत्र में छुपा कर रखी थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। एक घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को? जी, अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो मौके पर पहुंच के फिर आगे की सूचना। आरोपियों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जो सरफराज के बारे में जानकारी अभी मिल पाई है, हमीद का बेटा है सरफराज, नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। दोनों बाप बेटे आरोपी थे, एक भाई भी इस मामले में आरोपी रहा है। हमीद तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सरफराज के साथ एक और व्यक्ति था, ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिल पाई है। वो भी घायल हुआ है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी मिली है। हालांकि चूंकि जहां पर घटना घटी है वहां पर पुलिस का पहरा है, हॉस्पिटल में भी पुलिस का पहरा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में अभी उसका स्वास्थ्य कैसा है वो जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन लगातार कोशिश की जा रही थी। STF की टीम और बहराइच पुलिस मिलकर हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज की तलाश कर रही थी। जानकारी ये मिली थी कि अपने रिश्तेदारों के सहयोग से नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। बीते 3 दिनों से अपने रिश्तेदारों के साथ छिपा बैठा था सरफराज। जब पुलिस को लोकेशन मिली, लोकेशन मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। ये नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। जो पुलिस टीम वहां पर मौजूद थी, सरफराज को देखते हुए सबसे पहले पुलिस ने सरफराज से सरेंडर करने को कहा। जवाब में सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की, ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से। और जब सरफराज ने पुलिस पर फायरिंग की अपने अवैध असला से, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की अपने बचाव में और उसमें सरफराज के गोली लगी है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और उसके बाद सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया
लाया गया है, पुलिस की पहरेदारी में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने गोलीबारी की और इनकाउंटर पर हर बार जो सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर लगाए जाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब बदमाश अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो मजबूरी में पुलिस फायरिंग करती है, और ऐसा इस घटना में भी देखने को मिला है। लगातार कोशिश की जा रही थी ट्रेस करने की, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले गए थे। जो हमीद के आसपास रहने वाले लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की थी। उससे कुछ इनपुट मिले थे कि हमीद और उसके बेटे अपने रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए हैं और नेपाल में जो उनके रिलेटिव्स रहते हैं वहां भागने की कोशिश कर सकते हैं। जब पुलिस के पास पुख्ता जानकारी मिली तब पुलिस ने घेराबंदी करने की पूरी स्ट्रेटजी बनाई और नेपाल से सटे इलाके में जब नहर के किनारे उनकी मौजूदगी देखी तो पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ सरफराज, उल्टे उसने गोली चला दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग में सरफराज के गोली लगी। उसके बाद घायल सरफराज को हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालांकि इनकाउंटर को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। इनकाउंटर की घटना पर AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। आइए जानते हैं कि इस मामले पर ओवैसी ने क्या कहा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। वहीं ओवैसी की पार्टी के नेता वारिश पठान ने बहराइच इनकाउंटर पर क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। ये प्योर असंवैधानिक है, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 2 जन का इनकाउंटर, 2 जन के पैर में गोली मार दी। अब यही आशंका जताई थी कल, तो वीडियो वायरल है सब तरफ। जो रुखसार नाम की एक महिला है, जो सरफराज की बहन है, उसने एक वीडियो निकाला। उसमें उसने कहा है कि 4:30 बजे यूपी की STF हमारे घर आई। वहां से मेरे पिता अब्दुल हमीद साहब को, मेरे भाई सरफराज को और फहीम को उठा के ले गई। अब उनको कहां ले गई, किधर ले गई, किसकी कस्टडी में वो है, किस हाल में, कुछ किसी को पता नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया देश के प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को, कि भाई आप इंश्योर करिए कि इनके हत्या ना हो जाए। हमको डर लग रहा है कि कुछ इनके साथ गलत हो सकता है, और अब ये हो गया। तो किस दिशा में हम देश को लेके जाना चाहते हैं? अब देखिए एक बात, जो किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने गोली मारी है राम गोपाल मिश्रा को, गलत है, कायदा है, कानून है, कोर्ट कचहरी, उसको आप वहां पे ले जाइए, जो सजा देना है कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कायदे कानून का पालन नहीं करें, अपने हाथ में ले ले कायदे को। अब उनका आप क्या करेंगे? जो रास्ते पे निकल गए थे डंडा लेकर, लोगों की दुकानों को जला दिया, मकानों को जला दिया, वो भी तो दंगाई थे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की उत्तर प्रदेश की सरकार ने? क्या उनका भी इसी तरह से पैरों में गोली मारी जाएगी? क्या किया जाएगा उनके साथ? मतलब ये देखा ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तो एकदम खत्म हो चुकी है, जंगल राज चल गया। जहां पर पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद सेफ नहीं, उनको गोली मार के चले जाते हैं, तो किस दिशा में ले जाएंगे? तो हम तो यही सवाल करेंगे कि ये सब चीज जो है एनकाउंटर वगैरह, ये नहीं होना चाहिए। सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए, वरना तो एक दिन आएगा कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो, वकीलों को अपने घर पे भेज दो, जो भी पकड़ाया उसको पकड़ के लाइए, उठा के सीधा ठोक डालो, खत्म कर दो किस्से को वहीं पर। तो ये तो जंगल राज है, बनाना रिपब्लिक है क्या? इसलिए मेरा बोलना है कि देश को संविधान से चल रहा है और संविधान का पालन सबको करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूपी के पूर्व CM और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर, और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था
पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? कहाँ की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं? और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जो घटना हुई दुखद हुई, जो घटना हुई दुखद थी, और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहाँ पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नज़र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार, जो अंग्रेज़ों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज़्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। वहीं आपको बहराइच के हालात के बारे में बताएं तो इनकाउंटर के बाद पुलिस ने यहां सुरक्षा बढ़ा दी है। आज जुमे की नमाज की वजह से बहराइच में सुरक्षा बेहद सख्त है और जिले को कई सेक्टर्स में बांटकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवानों की देर रात यहां पर तैनाती की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार पुलिस और अफसरों से पल पल की जानकारी ले रहा है और इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बाहरी लोगों के जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है।